आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम आप मध्यकालीन भारत पढ़ा रहे थे आप लोगों को। कौन सा? मध्यकालीन भारत पढ़ा रहे थे। उसमें एक क्लास हो चुकी थी। वह क्लास आपकी कहाँ तक पहुँच गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, दिल्ली सल्तनत तक। अब हम पीछे से थोड़ा शुरू करते हैं जिससे आगे की कहानी जुड़ जाए। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो कौन था वो आप जान लीजिए। वह गौरी जो था, मोहम्मद गौरी, उसका गुलाम हुआ करता था। उस मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम हुआ करते थे। पहला जो गुलाम था उसे ऐबक कह सकते हैं आप। दूसरा आपका था कुवाचा। तीसरा यलदौज। अगर हम चौथे गुलाम की बात करें तो वो गुलाम था आपका बख्तियार खिलजी। ये 4 गुलाम हुआ करते थे। कुछ समय के बाद क्या हुआ कि गौरी वापस जा रहा था भारत से, कहाँ पर? गजनी। तो कुछ लड़ाकू जातियाँ थीं, उनसे गौरी का क्या हो गया? गौरी जो थे, मोहम्मद गौरी, उसका क्या हो गया? युद्ध हो गया, जिससे वह घायल हो गए। और वह 1206 ईस्वी में किसकी? गौरी की क्या होगी? मृत्यु हो गई। मृत्यु हो जाने के बाद इनमें सब में बंटवारा हुआ। तो जो ऐबक था उसको भारत का शासन दे दिया गया। जो भारत का शासन किसको दे दिया गया? ऐबक को। यलदौज जो था इसको गजनी का शासन दिया गया। किसका शासन दिया गया? आपको गजनी का। और जो आपका कुवाचा था उसको काबुल और कंधार दे दिया गया। क्या दे दिया गया? काबुल और कंधार का शासन दे दिया गया। अब यही जो ऐबक था इसने ही भारत में दिल्ली सल्तनत, ये जो दिल्ली सल्तनत है इसकी स्थापना इसी ने की थी। ये अगर दिल्ली सल्तनत का काल बोले तो ये 1206 ईस्वी से लेकर और आपका 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का काल माना जाता है। उसके बाद 1526 ईस्वी के बाद आपका शुरू हो जाएगा मुगल वंश। ठीक है, तो उसको बाद में पढ़ेंगे। ये 5 वंश दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आते हैं। आपके 5 वंश। पहला है आपका गुलाम वंश जो आपका माना जाता है 1206 ईस्वी से लेकर और 1290 ईस्वी तक। कहाँ तक माना जाता है? 1290 ईस्वी तक। अगर हम खिलजी वंश की बात करें तो ये 1290 ईस्वी से लेकर और इसका जो शासनकाल माना जाता है 1320 ईस्वी तक। अगर तुगलक वंश की बात करें तो 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक। और अगर सैयद वंश की बात करें तो 1414 ईस्वी से लेकर और आप 1451 ईस्वी तक। ठीक है, अगर हम लोधी वंश की बात करें तो 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। ये इन 5 वंशों के काल है। अब हम बात करेंगे गुलाम वंश की। तो गुलाम वंश का मैंने आपको काल बता दिया 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। अच्छा, गुलाम वंश को कई अन्य और नामों से भी हम जानते हैं, जैसे मामलूक वंश। क्या किस नाम से जानते हैं? मामलूक वंश नाम से जानते हैं। इसको हम एक और जानते हैं, इसको जानते हैं इलवारी वंश भी कहते हैं। इसको क्या? इलवारी वंश भी कह सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आप जान गए। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो स्थापना की थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, गुलाम वंश की। और गुलाम वंश की जब स्थापना की तो इसकी जो राजधानी या कैपिटल बनाया वो कहाँ बनाई गई? लाहौर में बनाई गई। अगर हम उत्तराधिकारियों की, भाई क्योंकि जब बंटवारा हो गया था 4 गुलामों के बीच में तो उत्तराधिकार की लड़ाई भी रही होगी। इतनी आसान तो था नहीं लड़ाई होना। तो क्या हुआ, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये बहुत ही शार्प या तेज दिमाग का व्यक्ति था। तो इसने विवाह की नीति अपनाई, उत्तराधिकार की उसमें वैवाहिक नीतियां अपनाई। तो इसने क्या किया, इल्तुतमिश था उससे तो अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और अपनी बहन का विवाह कुवाचा के साथ कर दिया। और जो यलदौज था उसकी पुत्री से इसने स्वयं विवाह कर लिया। तो कितना बढ़िया इसने वैवाहिक संबंध अपने स्थापित कर लिए। अब बात करते हैं इन सबके बारे में। इसने बंटवारा हो गया, आराम से ये लोग रहने लगे। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो अब इसका गुलाम वंश में इसका काल देख लेते हैं। तो ये व्यक्ति 1206 ईस्वी से लेकर और आपका 1210 ईस्वी तक रहा। ठीक है, इसका कार्यकाल 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक रहा। लाहौर की जनता ने इसे लाख वक्स की उपाधि धारण की थी। लाहौर की जनता ने लाख वक्स की उपाधि धारण की। अगर चलो इससे पहले एक और बात जान लेते हैं। जो ये ऐबक था ना, ऐबक शब्द का अर्थ क्या था? ये ऐबक जो शब्द का अर्थ था चंद्रमा का देवता। क्या अर्थ था? चंद्रमा का देवता, इसका अर्थ होता है ऐबक का। अब फिर लौटाते हैं यहीं पर। लाख वक्स की उपाधि थी। इसकी एक और खास बात है वो भी आप जान लीजिए। ऐबक कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसने कभी अपने आप को सुल्तान नहीं माना। इसने अपने आप को सिर्फ सेनापति या सिपह सालार की ही उपाधि धारण की थी। यह कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा। ये भारत का एकमात्र ऐसा शासक है जो कभी सिंहासन पर नहीं बैठा था, सिर्फ सिपह सालार या सेनापति अपने आप को कहता था। अब आगे देखते हैं क्या था। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुलाम इल्तुतमिश को बदायूं का क्या बना दिया? गवर्नर नियुक्त कर दिया। बदायूं का गवर्नर किसे? इल्तुतमिश को नियुक्त कर दिया। 1210 ईस्वी में ये चौगान खेला था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो खेलते समय इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, है ना। अब जब इसकी मृत्यु हो गई तो इसके जो पुत्र था उसका क्या नाम था? आराम शाह। इसका पुत्र कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का आराम शाह। अब वो व्यक्ति किस पर बैठेगा? इसकी गद्दी पर बैठेगा। तो दूसरा मलिक शासक कौन माना जाएगा? अब कौन है इसका गुलाम वंश का? वो है आराम शाह। अब आराम शाह के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये 1210 ईस्वी से लेकर और 1211 ईस्वी तक गद्दी पर रहा। लेकिन इसका जो लगभग समय माना जाता है वो 8 माह तक इसने क्या किया? शासन किया, सिर्फ 8 माह तक। और 1211 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा गया जिसका नाम था जूड़ का युद्ध। और वो युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो यह युद्ध आपका एक तो हुआ इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश दूसरी तब मिस। और दूसरा व्यक्ति कौन था? आराम शाह। इन दोनों के मध्य युद्ध लड़ा गया। और ये समय पर
क्या हुआ, इसने क्या किया, जुड़ के युद्ध में इल्तुतमिश तो विजय हो गया और इसने आरम शाह को क्या किया, बंदी बना लिया और बंदी बनाने के बाद इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। क्या कर दी बच्चा, हत्या कर दी। जब इसकी हत्या कर दी तो अगला जो शासक कौन बनेगा वो आप देखिए, अगला शासक आपका बन गया इल्तुतमिश। कौन बन गया बच्चा, इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश का कार्यकाल आप देख लीजिए 1211 ईस्वी से लेकर और ये चला 1236 ईस्वी तक। ठीक है, ये इल्तुतमिश था वो इलवारी वंश का था। इसके वंश का क्या नाम था, इलवारी वंश। ठीक है, और इसी के वंश के नाम पर हमने गुलाम वंश को भी माना, उसका भी इलवारी वंश भी कहा जाता है। अगर दिल्ली सल्तनत का संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाएगा, लेकिन दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, इल्तुतमिश को माना जाता है। गुलाम का गुलाम, अब गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है, वह इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलाम का गुलाम। क्यों, क्योंकि देखो गौरी का गुलाम कौन था, ऐबक, और ऐबक का गुलाम कौन था, इल्तुतमिश, इसीलिए इसको गुलाम का गुलाम कहा जाता है। भारत का पहला सुल्तान था जिसे खलीफाओं के द्वारा सुल्तान बनाया गया था। ये जो इल्तुतमिश था इसको खुद स्वयं खलीफा जो हुआ करते थे बगदाद के, उसने इसको क्या दी, सुल्तान की उपाधि धारण की थी। लेकिन हम बात करें मोहम्मद गजनवी की और मोहम्मद गौरी की, उनको स्वयं सुल्तान की उपाधि खलीफा ने नहीं दी थी, उन्होंने स्वयं ही अपनी ये उपाधि ले ली थी। अगर भारत, अब पहला सुल्तान तो किसको माना जाएगा, इल्तुतमिश को ही तो माना जाएगा, क्योंकि खलीफा और सुल्तान को उपाधि देते थे। लेकिन मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी ने स्वयं ले ली थी तो उसको नहीं मानते। और अगर भारत में अंतिम सुल्तान की बात करें तो किसे माना जाएगा, तो वो अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोधी। कौन हुआ करता था, इब्राहिम लोधी। इतनी बात जान गए। 1215 ईस्वी में तराइनी का तृतीय युद्ध हुआ, किस किसके बीच, इल्तुतमिश और यलदौज के बीच, और यलदौज की इसने क्या कर दी, इल्तुतमिश ने कर दी हत्या, है ना, किसकी हत्या कर दी। फिर 1221 ईस्वी में क्या हुआ, चंगेज खान ने आक्रमण किया भारत में। भारत पर आक्रमण नहीं किया, ये जो चंगेज खान था ये बहुत ही क्रूर शासक था, बहुत अच्छा लड़ाकू था। इसका वास्तविक जो नाम तैमूजिन कहते थे, क्या कहते थे, तैमूजिन, है ना। और ये मंगोलिया का शासक हुआ करता था। अच्छा, इसमें एक लाइन है, ध्यान से अगर इसको पढ़ेंगे कि 1221 ईस्वी में चंगेज खान का आक्रमण भारत में हुआ, न कि भारत पर। अब भारत में कैसे हुआ वो समझ लो। जलालुद्दीन मंगवर्नी ने इसके भाई की कर दी थी हत्या। जो जलालुद्दीन मंगवर्नी था उसने चंगेज खान की भाई की हत्या कर दी, और ये जो जलालुद्दीन मंगवर्नी था ये उज्बेक शासक हुआ करता था। इसको मारने के लिए इसका पीछा करते हुए चंगेज खान सिंध तक आ गया और मंगवर्नी की क्या कर दी, हत्या कर दी। और जैसे ही मंगवर्नी को उसने मारा तो चंगेज खान स्वतः ही क्या हो गया, वापस चला गया। ठीक है, कहां चला गया, वापस चला गया। आगे बढ़ते हैं, इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। अगर बात करें इल्तुतमिश की व्यवस्थाओं की कि इसने क्या क्या व्यवस्थाएं शुरू की थी वो देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये कई बार प्रश्न इससे बने हैं। तुर्कान ए चहलगामी या दल चालीसा, जो वजीर के समान हुआ करते थे, जो दल चालीसा हुआ करते थे वो वजीर के समान हुआ करते थे, उनकी जो ताकत हुआ करती थी वजीर के समान हुआ करती थी। उसकी दल चालीसा की अगर कोई पूछे किसने गठन किया था तो किसने किया था, इल्तुतमिश ने। वह पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलवाए थे, इसी सुल्तान ने चलवाए थे, जिसका नाम था इल्तुतमिश। तांबे एवं चांदी के सिक्के किसने चलाए, वो भी इल्तुतमिश ने चलवाए। अब जो चांदी के सिक्के हुआ करते थे उनको टंका या टका कहा जाता था, और तांबे के जो सिक्के हुआ करते थे उसको हम जीतल बोलते थे। क्या बोलते थे, जीतल। इतनी बात समझ गए, ठीक है। इसने इक्ता प्रथा की शुरुआत की, किसकी शुरुआत की, इक्ता प्रथा की शुरुआत की। इसने इक्ता प्रथा की शुरुआत की। अब ये जान लीजिए इक्ता प्रथा क्या हुआ करती थी। इक्ता का मतलब था प्रांत। क्या मतलब था बच्चा, प्रांत। जो इक्ता शब्द था उसका मतलब था प्रांत, और जो इक्तेदार हुआ करता था, इक्तेदार हुआ करता था प्रांत का अधिकारी। इस प्रांत का क्या होगा, अधिकारी। इक्तेदार का मतलब प्रांत का अधिकारी, और इक्तेदारी एक शब्द था, इक्तेदारी। अब जो इक्तेदारी का अर्थ था जो कर वसूल करने वाला, इक्तेदारी का मतलब होता था कर वसूल करने वाला। इतनी बात समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं। 1229 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया, 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने ही पूरा करवा दिया। जबकि इसकी शुरुआत किसने की थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 1229 ईस्वी में लाहौर से अपनी राजधानी इसने कहां स्थानांतरण कर ली, दिल्ली में स्थानांतरण कर ली। और 1236 ईस्वी में क्या हुआ, इल्तुतमिश की क्या हो गई, मृत्यु हुई थी। अब जान लो जो इल्तुतमिश था इसका क्या था, ये जो मकबरा है इसका दिल्ली में था। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लो। इसके 4 पुत्र थे। इल्तुतमिश के कितने पुत्र थे, 4 पुत्र हुआ करते थे, और एक क्या थी, लड़की थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान। ठीक है, उसकी लड़की का क्या नाम था, रजिया सुल्तान। इतनी बात समझ गए। अब जो अगला शासक जो बनेगा वो उसी का जो पुत्र है वो बनेगा, जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। क्या नाम था, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। वो अगला गुलाम वंश का शासक बना। ये सिर्फ 1236 ईस्वी में थोड़े से समय तक, मामूली समय तक बना रहा। ठीक है। अच्छा, जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह था इसकी मां शाह तुर्कान जो एक तुर्की दासी थी उसका नियंत्रण इस पे था। यह एक क्रूर एवं अत्याचारी संरक्षिका थी। जो इसकी संरक्षिका थी वो कौन थी, एक इसकी जो मां थी किसकी, रुकनुद्दीन की, जो इल्तुतमिश की हुआ करती थी पत्नी तुर्कान, है ना, शाह तुर्कान। वो क्या थी, वो दासी हुआ करती थी तुर्कों की। वो नियंत्रण उसने इस पे कर लिया था, किस पे, रुकनुद्दीन पर, है ना। और वो एक क्रूर और अत्याचारी संरक्षिका थी। उसने क्या किया, जो इल्तुतमिश के जो परिवारजन थे उनकी हत्या करना, उनका दमन करना और करना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ, जो राज्य था उसमें असंतोष फैलने लगा। फिर रजिया ने क्या किया, लाल कपड़े पहनकर जनता के सामने आकर न्याय की गुहार की, जिसके बाद
गद्दी पर किसे बैठा दिया गया? इसको बैठा दिया गया रजिया को। और रजिया ने फिर क्या किया? दल चालीसा की मदद से क्या किया? उसकी करवा दी हत्या, या रघुवद्दीन की करवा दी गई हत्या रजिया सुल्तान के द्वारा। इतनी बात समझ गए? अब अगला कौन सुल्तान बनेगा? रजिया बनेगी अगली सुल्तान दिल्ली सल्तनत की। देखते हैं रजिया सुल्तान के भी बारे में। तो रजिया सुल्तान अगली सुल्तान बन गई। अब ये शुरू होगा इसका कार्यकाल 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक। ठीक है। अब इसके कुछ प्रमुख वफादार दो व्यक्ति हुआ करते थे रजिया के। वो कौन कौन थे? एक एतगीन था, एतगीन, जो कौन हुआ करता था? बदायूं का सूबेदार, बदायूं का सूबेदार हुआ करता था। दूसरा था अल्तुनिया। क्या नाम था? अल्तुनिया। ये भटिंडा का क्या हुआ करता था? इक्तेदार हुआ करता था। भटिंडा का क्या हुआ करता था? इक्तेदार हुआ करता था। अब रजिया जो थी उसका एक प्रेमी हुआ करता था आकूत खान। कौन था? आकूत खान। और आकूत खान कौन था वो भी आप जान लीजिए। जो याकूत खान था वह अमीर ए आखुर इसने बनाया। किसने? रजिया ने। उसको अपना क्या बना लिया? अमीर ए आखुर बना लिया। अजी याकूत खान जो था वो अफसानिया हब्सी हुआ करता था। ये इल्तुतमिश के जो घोड़ों की देखरेख करता था, उससे इसको हो गया प्रेम। 1240 ईस्वी में क्या हुआ कि अल्तोनिया का विद्रोह हुआ। उसमें क्या किया? इस अल्तोनिया ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि पंजाब कहाँ? पंजाब के ही तो अंदर भटिंडा है, वहां पर इसने विद्रोह कर दिया, इसीलिए उसको कहा जाता है अल्तोनिया का विद्रोह। जब विद्रोह हुआ तो ये विद्रोह का दमन करने के लिए रजिया जब वहां पे गई तो वहां पे क्या हुआ? इस अल्तोनिया ने याकूत खान की क्या कर दी? हत्या। याकूत खान की हत्या कर दी और रजिया को क्या कर लिया? बंदी बना लिया। और जब रजिया को बंदी बना लिया तो फिर रजिया ने क्या किया? अल्तुनिया से, याकूत खान से नहीं, अल्तुनिया से जब विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद क्या हुआ? ये जब अल्तुनिया और रजिया सुल्तान लाहौर लौट रहे थे वापस भटिंडा से, तो एक आधी रात के समय शिविर लगाकर कहां पर? हरियाणा के कैथल में शिविर लगाया उन्होंने जब वापस आ रहे थे। कहां पर? दिल्ली। तो वहां पे क्या हुआ? वहां पे इसने मिलकर, किसने? इसका एक जो बहरम शाह इसका भाई था, इसका छोटा भाई, उसने दल चालीसा से मिलकर कुछ लोगों के द्वारा अल्तुनिया की और रजिया सुल्तान की जो दल चालीसा गठन था उसके लोगों के साथ मिलकर इन दोनों की, किसकी? रजिया की और अल्तुनिया की, दोनों की करवा दी हत्या। अब रजिया की हत्या कब हुई थी? 1240 ईस्वी में। और इसका मकबरा कहां पर स्थित है? हरियाणा के कैथल में। अब जब हत्या करवाई किसने? बहरम शाह ने। किसके साथ मिलकर? दल चालीसा के साथ मिलकर। तो अगला जो शासक बनेगा वो बहराम शाह बनेगा। ठीक है। तो देखते हैं बहरम शाह के बारे में। तो बहरम शाह का जो कार्यकाल है वो 1240 से लेकर 1242 ईस्वी तक। इसने क्या किया? नायाब ए मुलाकात। अच्छा, इसने जब दल चालीसा बहुत ताकतवर थे, किसी को मार रहे थे, उसमें कमांड करने के लिए इन्होंने एक पद बनाया जिसका क्या नाम था? बहरम शाह ने नायाब ए मुलाकात। ये पद दल चालीसा का प्रमुख होगा। ये जो व्यक्ति नामक पद इसने सृजन किया वो किसका? दल चालीसा का प्रमुख होगा। इतनी बात जान गए? वह पहला जो नायक था या दल चालीसा का जो प्रमुख बना था उसका क्या नाम था? यतगीन। ठीक है, यतगीन। 1241 ईस्वी में भारत में मंगोलों का दूसरा आक्रमण था, लेकिन दिल्ली सल्तनत ये प्रथम आक्रमण था। मैंने आपको बताया था ना 1221 ईस्वी में क्या हुआ था, आपको मैंने बता दिया था कि चंगेज खान है तो वो मंगोली था, तो भारत में तो दूसरा आक्रमण था, लेकिन भारत पर या दिल्ली सल्तनत पर यह प्रथम आक्रमण था 1241 ईस्वी में। ठीक है, इतनी बात जान गए? दिल्ली सल्तनत पर। अब जो रुकनुद्दीन के पुत्र ने इसकी हत्या करके इसका सिंहासन क्या कर लिया? छीन लिया। ये जो कहानी है, यहां तक की कहानी। अगला शासक बनेगा वो क्या करेगा उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे अगली क्लास नंबर 3 में। अगर हमारी वीडियो अब तक आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को शेयर कर दें। साथ में अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।